तो चलिए अब दूसरे जो वर्टिबल कॉलम की बोन्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। हालांकि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमने एटलस और एक्सिस के जॉइंट की बात की थी। एटलस और एक्सिस के जॉइंट में ये ओडोंटॉइड पेग फिट हो जाता है और इसमें जो हेड का नाना मोमेंट है वो होता है या रोटेशन ऑफ हेड टेक्स प्लेस। ये जो जॉइंट होता है एटलस और एक्सिस के बीच में, उसे हम कहते हैं पाइवट जॉइंट। तो एटलस और एक्सिस के बीच का जॉइंट क्या हो गया? पाइवट जॉइंट। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें थोरेसिक वर्टिब्रा की, तो थोरेसिक वर्टिब्रा जो होते हैं वो 12 होते हैं। ठीक है। इसमें से जो 2 to 8 थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं वो टिपिकल होते हैं, मतलब एक जैसे। कौन से? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 to 8। तो इस बात को लिख लीजिए थोरेसिक वर्टिब्रा में कि 2 to 8 थोरेसिक वर्टिब्रा आर ए टिपिकल। 2 से 8 थोरेसिक वर्टिब्रा टिपिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं वो। ठीक है। तो अब बचे हुए क्या होंगे? ए टिपिकल। इसका मतलब 1, 9, 10, 11, 12 ये वर्टिब्रा ए टिपिकल होते हैं। तो लिखिए 1, 9, 10, 11, 12 आर ए टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा। तो थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होते हैं, जिसमें 2 से 8 तक तो टिपिकल हो गए और 1, 9, 10, 11, 12 क्या हो गए? ए टिपिकल, मतलब उनका शेप अलग अलग है। हमें इसकी डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए डायग्राम हम नहीं बना रहे, मगर फिर भी इसके बारे में जान लेते हैं। थोरेसिक वर्टिब्रा क्या होता है? दे आर फॉर द अटैचमेंट ऑफ रिब्स। तो उनके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है साइड वाले, वो ज़्यादा लंबे होते हैं और वो बने होते हैं फॉर आर्टिकुलेशन विद रिब्स। अगर आप इनको देखेंगे तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस इनके कुछ ज़्यादा ही इस तरह से लंबे होते हैं और इनसे रिब्स अटैच होती हैं। इस तरह से रिब्स यहाँ 2 हेड से ऐसे करके अटैच होती हैं रिब्स, इन दोनों से फिर आगे जाती हैं रिब्स। रिब्स इस ट्रांसवर्स प्रोसेस से जुड़ती हैं किसके? थोरेसिक वर्टिब्रा के। इसीलिए ट्रांसवर्स प्रोसेस किसी दूसरे वर्टिबल कॉलम के जो प्रोसेस हैं उससे ज़्यादा लंबे होते हैं और 2 जगह से जुड़ती है रिब्स ऐसे करके। इसीलिए रिब्स को हम कहते हैं बायसेफेलिक, क्योंकि वो वर्टिबल कॉलम से या थोरेसिक वर्टिब्रा से उसके 2 हेड ऐसे आके जुड़ते हैं। दैट्स वाई रिब्स आर नोन एज बायसेफेलिक। क्या कहते हैं उन्हें? बायसेफेलिक। 2 हेड हैं उनके जुड़ने वाले वर्टिबल कॉलम से। और किस बोन से जुड़ते हैं? वो थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ते हैं, विच आर 12 इन नंबर। एक और बात, थोरेसिक वर्टिब्रा की अगर हम बात करें तो दे आर रफली हार्ट शेप्ड। तो ये भी लिख लीजिएगा, थोरेसिक वर्टिब्रा आर हार्ट शेप्ड। थोरेसिक वर्टिब्रा आर हार्ट शेप्ड, ये हार्ट शेप्ड होते हैं। इसके बाद लंबर वर्टिब्रा की बात करें तो ये 5 होते हैं डियर। ठीक है। और ये अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मोटे, सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं और किडनी शेप्ड होते हैं। तो लिख लीजिए लंबर वर्टिब्रा 5 इन नंबर। दे आर लार्जेस्ट वर्टिब्रा एंड किडनी शेप्ड। दे आर लार्जेस्ट वर्टिब्रा एंड किडनी शेप्ड। ये लार्जेस्ट वर्टिब्रा होते हैं और किडनी शेप्ड होते हैं। ठीक है। इसके बाद अंत में आता है सैक्रम और कॉकेक्स। सैक्रम को अगर देखिए तो यहाँ हमें दिखाई देगा, ये डायग्राम पहले से हमने बना रखा है, इसमें समझ में आएगा। ये सैक्रम है। ठीक है। इसमें 5 बोन्स फ्यूज़ करके एक बना चुकी हैं। और ये जो देख रहे हो ना, ये कॉकेक्स है, जिसमें ये 4 बोन फ्यूज़ करके एक बनाती हैं। एम्ब्रॉनिक स्टेज में यहाँ 5 होती हैं, यहाँ 4 होती हैं, पर ये फ्यूज़ करके सैक्रम एक और जो है कॉकेक्स भी एक। यहाँ सैक्रम के पास आर्टिकुलेंट सरफेस होती है 5th वर्टिब्रा करे। 5th वर्टिब्रा सैक्रम में यहाँ जुड़ता है। ये सैक्रम है और ये कॉकेक्स। तो हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत सिंपल सा डायग्राम होता है। अगर आप देखो तो ये ट्रायंगुलर बोन बन जाती है सैक्रम और कॉकेक्स को मिला के। केवल सैक्रम को लो तो भी ट्रायंगुलर ही होगी और ये कॉकेक्स भी मोर और लेस ट्रायंगुलर है, दोनों को मिला के भी ट्रायंगुलर ही बनती है। तो सैक्रम और कॉकेक्स ये हो गई बोन्स। तो इस तरह से वर्टिबल कॉलम की सारी बोन्स हमने डिस्कस कर ली। एटलस और एक्सिस का डायग्राम भी बना लिया ताकि बेसिक स्ट्रक्चर हमें वर्टिबल कॉलम का पता लग जाए। ठीक है डियर। अब बात करते हैं यहाँ पे कर्व्स ऑफ वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के कर्व्स की अगर आप बात कीजिए तो इस तरह से कर्व्स होती हैं ऐसे। ये जो कर्व देख रहे हो ना आगे की तरफ जो कॉन्वेक्स है, ये सर्वाइकल कर्व है। ये थोरेसिक है, थोरेसिक ये पीछे की तरफ है। ये यहाँ पर आप कह सकते हो कि कॉनकेव कर्व बन गई थोरेसिक। इधर आगे रिब्स आती हैं तो जगह ज़्यादा मिल जाती है,
जो इसके अंदर लंग्स और हार्ट होता है, इस तरह से रिब्स आगे से कवर कर लेती हैं। ठीक है, ये लंबर कर्व होती है, लंबर, और ये जो पीछे की तरफ आ गई यहाँ से, ये पेल्विक कर्व है, पेल्विक कर्व। ठीक है, तो 4 कर्व्स मिलती हैं यहाँ पे। ये बोन होती है वर्टिब्रल कॉलम की, ऐसे ये बोन्स जुड़ी हुई हैं यहाँ पे, रफली बना लीजिए अगर आप तो। और ये इस तरह से सैक्रम और कॉकेक्स। तो सर्वाइकल कर्व जो आगे की तरफ उभार है, थोरेसिक पीछे की तरफ है, कॉनकेव, फिर लंबर कॉन्वेक्स हो गई और पेल्विक कॉनकेव हो गई। ठीक है, ये 4 कर्व्स होती हैं, गर्दन वाली, ये सीने वाली, उसके बाद लंबर कमर के पास वाली, और कमर एकदम थोड़ा और नीचे कमर से वो पेल्विक कर्व हो जाती है, कमर से हल्का सा नीचे। इसमें से 2 कर्व सेकेंडरी हैं। सेकेंडरी का मतलब वो जो है शुरुआत से ही नहीं बनी होती। अगर आप देखिए तो थोरेसिक कर्व और पेल्विक कर्व तो बनी ही होती है, सभी में होती हैं, मगर गर्दन की कर्व और कमर की कर्व वो बनती है कब? जब चाइल्ड रेस करता है अपने हेड को टू इन्वेस्टिगेट दी वर्ल्ड को देखने के लिए, ऐसे से सर उठा के देखता है, तो उसकी सर्वाइकल कर्व बनती है। तो जितना ज़्यादा बच्चा एंथुजियास्टिक होता है शुरू से ही, उतनी ज़्यादा उसकी गर्दन की कर्व बढ़िया बनती है। और जब वो उठने का प्रयास करता है, चलने का प्रयास करता है, तो उसकी लंबर कर्व उतनी ही ज़्यादा बनती है, कमर में कर्व ज़्यादा बनती है। और सर्वाइकल और लंबर कर्व दोनों जितनी ज़्यादा बनी हो, ऑन दी होल बॉडी उतनी बैलेंस होती है और उतना ब्यूटीफुल लगता है आदमी। और जो बच्चे बचपन में बिल्कुल भी एंथुजियास्टिक नहीं होते, दुनिया कौन देखे, पड़े रहो, दूध पीना है, भूख लगी तो क्या कर दिए, कौन खड़ा हो, इतनी मेहनत करे, ये सब कम करते हैं, नहीं करते तो ऐसे स्ट्रेट होते हैं। उनको देखिए ऐसे ऐसे करके चलेंगे, मैंने देखा कई लोगों को एकदम ऐसे चलते हैं, एकदम सीधे ही रहेंगे एकदम सब। तो थोड़ा सा लचीलापन बॉडी में आता है। ये 2 कर्व तो बनेंगी, थोरेसिक और पेल्विक, पर सर्वाइकल और लंबर कर्व डिपेंड्स अपॉन व्हाट? डिपेंड्स अपॉन द एंथुजियाज्म ऑफ द चाइल्ड, द एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड। जितना ज़्यादा सर उठाएगा उतनी सर्वाइकल बनेगी, और जितना खड़े होकर चलने का प्रयास करेगा शुरुआती दिनों में, यानी कि बहुत बाद में तो सभी खड़े होंगे, देखेंगे, शुरुआती दिनों में क्योंकि उस समय सॉफ्ट होती हैं, जो है उसका जो एंडोस्केलेटन है वो सॉफ्ट होता है, तो उतना ही कर्व ज़्यादा डेवलप हो जाता है उसका लंबर या सर्वाइकल। तो ये 4 कर्व्स होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में, और 2 कर्व्स आर सेकेंडरी, सर्वाइकल एंड लंबर। Cervical curve is formed when the baby raises its head to investigate the world, and lumbar curve is formed when the baby wants to walk or stand up. वो चलना चाहता है, खड़े होना चाहता है, तो ये कर्व्स बनती हैं, वरना स्ट्रेट ही रह जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करें तो रिब्स की, या कहें रिब्स एंड स्टर्नम की, रिब्स एंड स्टर्नम। ठीक है, तो रिब्स एंड स्टर्नम को अगर हम देखें तो स्टर्नम इस तरह से होता है, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं मेनुब्रियम, मेनुब्रियम, और नीचे एक प्रोसेस होता है उसे कहते हैं जाइफॉइड, जाइफॉइड प्रोसेस। ठीक है, यहाँ से इसमें क्लेवाइकल आके जुड़ती है, जो कॉलर बोन होती है, ये क्लेवाइकल है, क्लेवाइकल इस जगह पे जुड़ती है। इसके अलावा इसके पास 1 2 3 4 5 6 और 7 बोन्स के लिए आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 7 बोन्स के लिए, रिब्स के लिए, 7 रिब्स के लिए आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, जो स्टर्नम में आके जुड़ते हैं। तो स्टर्नम देखिए सिंगल बोन होती है, ये मेनुब्रियम, ये जाइफॉइड। It has articulating process or surface for clavicle and for 7 ribs, 1 to 7th ribs, पहले रिब्स से लेके 7वीं रिब्स तक जुड़ने की सरफेस होती है। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की जुड़ने की सरफेस यहाँ पे नहीं होती। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब केवल 7 रिब्स स्टर्नम से जुड़ती हैं, बाकी रिब्स स्टर्नम से नहीं जुड़ती। तो होता क्या है असल में कि सारी की सारी रिब्स वो थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ती हैं डॉर्सल साइड पे। जितनी भी रिब्स हैं कितनी होती हैं? 12 पेयर्स। तो सबकी सब थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ती हैं, और वो हमारा डॉर्सल साइड, पीछे का डॉर्सल साइड होता है, और उसमें से पहली 7 तो आके स्टर्नम से जुड़ जाती हैं, मगर 8th 9th और 10th वो आके 7th रिब से जुड़ जाती हैं।
और 11-12 वो आगे किसी रिब से नहीं जुड़ती, वर्टिबल साइड पे किसी रिब से नहीं, फ्री रहती हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं उनको। तो ज़रा इन बातों को थोड़ा और समझ लेते हैं, फिर लिख लेंगे। तो वर्टिबल कॉलम से जुड़ के बोन आई, यहाँ जुड़ गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं, ये 7 रिब्स पीछे वर्टिबल कॉलम से जुड़ी और आगे आके स्टर्नम से भी जुड़ गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो रिब्स हैं जो पीछे वर्टिबल कॉलम से भी जुड़ी और आगे स्टर्नम से भी जुड़ी, उन्हें हम कहते हैं ट्रू रिब्स या वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए आप, ठीक है, यही ट्रू रिब्स या वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, ठीक है, ट्रू रिब्स और वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1 to 7th रिब, 1 to 7th रिब्स, 1 से लेके 7 रिब्स तक, ठीक है। इनमें लिखिए दे अटैचेस टू वर्टिबल कॉलम डॉर्सली, दे अटैचेस टू वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली एंड sternum ventrally, they attaches to vertebral column dorsally and sternum ventrally। वर्टिबल कॉलम से ये जुड़ती हैं और वर्टिबल कॉलम के थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ती हैं, 2 हेड से जुड़ती हैं, इसलिए रिब्स को कहते हैं बायसेफेलिक। सारी रिब्स जो 12 रिब्स हैं वो बायसेफेलिक हैं, क्योंकि 12 की 12 वर्टिबल कॉलम से तो जुड़ेंगी, हवा में नहीं रहेंगी, पर पहली 7 पीछे मतलब डॉर्सल साइड पे वर्टिबल कॉलम से जुड़ी और आगे स्टर्नम से भी जुड़ गई, इसलिए उनको वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहते हैं या ट्रू रिब्स कहते हैं, जो दोनों जगह जुड़ी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स 8th 9th एंड 10th पेयर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स होती हैं 8th 9th एंड 10th पेयर। असल में 8th 9th और 10th पीछे तो वर्टिबल कॉलम से जुड़ती हैं, मगर आगे आके ये सब देखिए, यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये 7th रिब से जुड़ जा रही हैं वेंट्रली, पीछे वर्टिबल कॉलम से या डॉर्सली वर्टिबल कॉलम से, मगर वेंट्रली ये स्टर्नम से जुड़ जाती हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। तो इसीलिए कॉन्ड्रल वर्ड हमने लगाया है। कॉन्ड्रल वर्ड किसके लिए यूज़ हो रहा है? कार्टिलेज के लिए, कार्टिलेज की मदद से चिपक जा रही हैं। तो इसके बारे में लिखिए 8th 9th 10th के बारे में, जिन्हें हम वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स कह रहे हैं, उसके बारे में लिखिए दे अटैचेस टू वर्टिबल कॉलम डॉर्सली, they attaches to vertebral column dorsally and ventrally they attaches to 7th rib, and ventrally they attaches to 7th rib, and ventrally they attaches to 7th rib, 7th rib, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद जो है वो होती है वर्टिब्रल रिब्स, वर्टिब्रल रिब्स या फ्लोटिंग रिब्स, हवा में, क्योंकि वेंट्रली वो हवा में रहती है, किसी से जुड़ती नहीं। तो लिखिए वर्टिब्रल रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स, ब्रैकेट में लिखिएगा 11th एंड 12th पेयर, 11th एंड 12th पेयर, 11th एंड 12th पेयर, 11th एंड 12th पेयर। इसमें लिखिए दे अटैचेस टू वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली, दे अटैचेस टू वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली but ventrally they are free, but ventrally they are free, they attaches to vertebral column dorsally but ventrally they are free, so they are known as floating ribs। floating ribs किस लिए हैं? floating ribs क्या होती है ना, कुछ वाइटल जो ऑर्गन्स होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन जैसे किडनी और लिवर, यहाँ पर आके उनको प्रोटेक्ट करती हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। तो लिख लीजिए floating ribs provide protection to, floating ribs provide protection to, provides protection to liver and kidney, provides protection to liver and kidney, floating ribs provide protection to liver and kidney, protection to liver and kidney, ये लिवर और किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो ये बात हो गई रिब्स की। डियर, रिब्स के बारे में यही क्वेश्चन आते हैं कि पहली 7 जो होती हैं वो वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स होती हैं, ट्रू रिब्स होती हैं। उसके बाद की जितनी भी उन्हें फॉल्स रिब्स कह सकते हो, क्योंकि वो आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ रही हैं। जैसे कि 8th 9th 10th
वो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स हैं, मगर फॉल्स रिब्स की कैटेगरी में भी रख सकते हो आप। और 11th 12th वो वर्टिब्रल रिब्स हैं या फ्लोटिंग रिब्स हैं, वो भी फॉल्स रिब्स की कैटेगरी में है, क्योंकि ट्रू रिब्स वो होगी जो डॉर्सली वर्टिबल कॉलम से और वेंट्रली स्टर्नम से जुड़ेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई डियर रिब्स की, या यूँ कहें कि हमने एक्सेल स्केलेटन की बात कर ली, सारी चीज़ें बात कर ली, चाहे वो स्कल हो, चाहे वो वर्टिबल कॉलम हो, चाहे रिब्स एंड स्टर्नम हो, ये सब एक्सेल स्केलेटन की बोन थी। ठीक है, अभी ईयर ऑसिकल की बात हम वो सेंस ऑर्गन में करेंगे ही, वहाँ पर डायग्राम भी बनाएंगे, समझेंगे ही, वहाँ पर वो बोन आएगी। अब हम आ जाते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में। एपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं हाथ पैर की बोन्स और उन्हें जोड़ने वाली बोन, मतलब गिडल बोन्स। तो उसमें सबसे पहले कैटेगरी पैक्टोरल गिडल एंड लिम्स बोन। पैक्टोरल गिडल जो हाथ को जोड़ने वाली बोन है, और लिम्स बोन का मतलब हाथ की बात हो रही है, फोर लिम्स को जोड़ने वाली बोन्स। हमने एक साथ ही सबको बना लिया है ताकि हमें याद करने में भी आसानी हो, एक ही डायग्राम रहे, हम एक बार देखें और हमें तुरंत रिवाइज हो जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ज़रा इधर देखिए, सबसे पहले गिडल बोन की अगर हम बात करें तो देखिए ये है स्कैपुला, ट्रायंगुलर बोन। जब ऐसे करते हैं तो पीठ पे उभर के बड़ी सी बोन आ जाती है पीछे, ये वाली, तो यही स्कैपुला होती है, बड़ी बोन होती है, दिख भी रही है यहाँ पे, ट्रायंगुलर बोन होती है। और इसमें एक प्रोसेस निकला होता है, इसे कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। इस एक्रोमियन प्रोसेस से क्लेवाइकल जुड़ती है। क्लेवाइकल जो रफली एफ शेप बोन है, या इसे कॉलर बोन भी कहते हैं, ये यहाँ पर आती है कॉलर बोन, या गर्ल्स में इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। और इसी चक्कर में कई सारी गर्ल्स फास्टिंग करती हैं ताकि बोन और उभर के आए, जबकि बहुत मोटे हो जाने पे भी ये बोन दिखाई देती है, पर एकदम ही गोल मटोल हो गए तो शायद गायब हो जाएगी। तो लोग फास्टिंग करते हैं, स्पेशली गर्ल्स, कि दिखाई दे, किसी ने ब्यूटी बोन कह दिया बस अभी दिखाना है उनको। और बॉयज़ में इसको कुछ नहीं कहा जाता, ज़्यादा दिखेगी तो सीकड़ा बॉय हो जाएगा, ब्यूटीफुल बॉय नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी बॉयज़ के लिए हैंडसम वर्ड यूज़ होता है, ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ नहीं होता। ठीक है, बॉयज़ आर नेवर ब्यूटीफुल, मेल्स आर नेवर ब्यूटीफुल इन ह्यूमंस। दूसरी जगह पीकॉक को देखिए तो ब्यूटीफुल है, पीहन ब्यूटीफुल नहीं है, पीकॉक इज़ अ मेल, वो अलग बात है। तो भैया क्लेवाइकल, ब्यूटी बोन या एफ शेड बोन या कॉलर बोन, वो यहाँ जुड़ रही है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से। ये और ये दोनों गिडल बोन्स हैं, एक हाथ के लिए दो, दूसरे हाथ के लिए दो, बताया था 4 गिडल बोन हो गई, पैरों के लिए एक एक होती है, तो कुल मिला के 6 हो जाती है गिडल बोन। हाँ, क्लेवाइकल दूसरी तरफ स्टर्नम से भी जुड़ती है, उसके पास भी प्रोसेस होता है, जैसा कि यहाँ बताया था जुड़ने के लिए। ठीक है, मैन्यूब्रियम जो होता है उस पर आके जुड़ती है क्लेवाइकल। तो क्लेवाइकल एक तरफ स्टर्नम से जुड़ती है और स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ती है, ये दोनों गिडल बोन्स हो गई। स्कैपुला के अंदर एक कैविटी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्लिनॉइड कैविटी, एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड इन AIPMT। जब AIPMT होता था, अब तो नीट हो रहा है, तो उस समय ये ग्लिनॉइड कैविटी पूछी गई है, NCERT में गिवन है। बेसिक चीज़ है, पर बेसिक चीज़ों से ही तो क्वेश्चन आता है। देखिए 90% से ज़्यादा क्वेश्चन जूलॉजी में वो बेसिक चीज़ों से ही आता है जो NCERT में गिवन है। और गिवन का क्या मतलब है, कुछ चीज़ें नहीं भी गिवन है उससे भी आता है, पर वो रिलेटेड होता है हमेशा। बार बार मैं कहता हूँ NCERT से आता है, इसको बहुत हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आसान चीज़ समझते हैं, अरे ग्लिनॉइड कैविटी, अरे ग्लिनॉइड, अरे एसेटिबुलन, आसान सा है, और एग्जाम में यही आ जाता है और बच्चे इसमें कन्फ्यूज जाते हैं, व्हाट इज़ ग्लिनॉइड एंड व्हाट इज़ एसेटिबुलम, कहाँ पर जुड़ रही थी हाथ की बोन्स, कहाँ पर पैर की बोन्स। तो हमेशा बेसिक चीज़ों को बड़ा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हल्के में ही भूल जाता है आदमी। और बहुत से अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने देखा है कि जूलॉजी में पता चला सारा सही कर दिए, 2 क्वेश्चन गलत किए, कठिन कठिन सब कर दिए, 2 क्वेश्चन जो गलत किए वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, और कहे कि सर ज़रा सा कन्फ्यूजन हो गया। ज़रा सा क्यों हो गया, क्योंकि बहुत आसान सी चीज़ को छोड़ दिया गया। तो ये इतना रुक कर मैंने पॉज करके इतनी बातें बताई, बिकॉज ग्लिनॉइड कैविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो कैविटी है जिसके अंदर हेड ऑफ ह्यूमरस फिट्स इन, इसके अंदर ह्यूमरस का हेड आके जुड़ता है, ये ग्लिनॉइड कैविटी होती है, इसमें ये ह्यूमरस आके जुड़ गई, जो हाथ की ये बोन होती है, ये ह्यूमरस जुड़ गई, ह्यूमरस की बात करते हैं। अब ये लिम्ब बोन्स की बात करते हैं, ये और ये क्लेवाइकल और स्कैपुला तो क्या हो गई, गिडल बोन्स हो गई, जो 4 लिम्स हैं, हाथ हैं उनकी। ये इसका हेड है, ये ह्यूमरस है, इसमें डेल्टॉइड रिज आती है, जिसमें डेल्टॉइड मसल्स आती हैं। डेल्टॉइड रिज इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमरस, ये ह्यूमरस की पहचान है, डेल्टॉइड रिज। इसके अंदर डेल्टॉइड मसल्स आती हैं, उन्हीं के लिए रिज या कैविटी टाइप का, गड्ढा टाइप का बना हुआ है, उसी में मसल्स आती हैं। तो डेल्टॉइड रिज आप कहीं तो नोट भी कर लो इस चीज़ को, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमरस, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमरस, ये ह्यूमरस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डियर, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमरस।
अब देखिए यहाँ पर दो फोजा होते हैं ह्यूमरस में। मैंने दोनों आगे की तरफ ये बनाया ताकि मैं लिख सकूं, पर एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, एक यहाँ और एक यहाँ इस जगह पे होता है। क्या क्या होता है देखो, एक है कॉर्नोइड फोजा, कॉर्नोइड फोजा, फोजा मतलब गड्ढा, और ये जो अल्ना होती है उसके पास इन दोनों के लिए प्रोसेस होता है। इसका मतलब अल्ना के पास कॉर्नोइड प्रोसेस है जो ह्यूमरस के कॉर्नोइड फोजा में फिट हो जाएगा। कब? हैंड इज़ बेंड, शॉर्ट में लिखा है। जब आप हैंड को ऐसे बेंड करते हो तो एक लेवल के बाद बेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो ह्यूमरस का कॉर्नोइड फोजा होता है उसके अंदर अल्ना का कॉर्नोइड प्रोसेस फिट हो जाता है, बस ऐसे ये लॉक बना देता है। तो इसका मतलब कॉर्नोइड फोजा कब काम में आता है, या कॉर्नोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, जब व्हेन द हैंड इज़ बेंड, जब हाथ को ऐसे बेंड करते हो, ऐसे बॉडी वॉडी दिखाते हो लोग ऐसे ऐसे करते हैं, तो ऐसे जब करते हो आप, तो ये देखो सी आकार बना, भी सी आकार, तो भूलने की बात नहीं है, सी शेप्ड, तो इसका कॉर्नोइड प्रोसेस में फिट हो जाता है। किसका कॉर्नोइड प्रोसेस? अल्ना का। और किसमें? कॉर्नोइड फोजा ऑफ ह्यूमरस में व्हेन द हैंड इज बेंट। अब देखिए दूसरा, ऑलिक्रेनन फोजा होता है ह्यूमरस में इधर की तरफ। तो जब हाथ ऐसे सीधा करते हो तो इसके बाद कर सकते हो क्या, और ऐसे मोड़ सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ह्यूमरस का जो ऑलिक्रेनन फोजा था उसमें अल्ना का ऑलिक्रेनन प्रोसेस वो फिट हो गया, ऐसे देखो लॉक बन गया, फिट हो गया व्हेन द हैंड इज स्ट्रेट। तो देखो सी कॉर्नोइड प्रोसेस, कॉर्नोइड फोजा की वजह से रुक गया, ये स्ट्रेट किया तो ऑलिक्रेनन। सी से याद रखिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा, वरना कॉर्नोइड और ऑलिक्रेनन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। तो बात को समझे, cornoid foza when the hand is bent, then the cornoid process of ulna fits into cornoid foza, and olecranon foza when the hand is straight, then the olecranon process of ulna fits into olecranon foza of humerus, वो ह्यूमरस के olecranon foza में फिट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ चलें तो ह्यूमरस के पास दो प्रोसेस है, एक ट्रॉक्लिया है, पुली लाइक प्रोसेस, जैसे आप फिजिक्स में पुली के प्रॉब्लम्स करते हो, ऐसे करके होता है ना पुली, तो अगर देखो तो दूसरी तरफ मत देखो तो पुली लाइक प्रोसेस बन गया, इसे हम कहते हैं ट्रॉक्लिया, पुली लाइक प्रोसेस। इससे अल्ना जुड़ता है, नेक्स्ट बोन जो है, और ये है कैपिटुलम, एक प्रोसेस है ऐसे उभार सा कैपिटुलम, इस वाले प्रोसेस से रेडियस जुड़ता है। तो इसका मतलब अल्ना अटैचेस विद ट्रॉक्लिया या ट्रॉक्लियर प्रोसेस ऑफ ह्यूमरस, वेर एज रेडियस अटैचेस विद द कैपिटुलम प्रोसेस ऑफ ह्यूमरस, वो ह्यूमरस के कैपिटुलम प्रोसेस से जुड़ जाता है। ठीक है, ये अल्ना, ये रेडियस। अब देखें तो रेडियस किस तरफ है, अल्ना किस तरफ है, रेडियस इज टूवर्ड्स द थंब। कैसे भी हाथ घुमा लो, आपको रेडियस जानना है, कैसे भी घुमा लो, रेडियस इज ऑलवेज टूवर्ड्स द थंब, घुमाओगे तो रेडियस भी घूम रही है। तो थंब की तरफ रेडियस और लिटिल फिंगर की तरफ अल्ना, सो रेडियस इज टूवर्ड्स द थंब वेयर एज अल्ना इज टूवर्ड्स द लिटिल फिंगर। ये छोटी वाली फिंगर है, यहाँ लगभग सब बराबर ही दिख रही है, पर ये थंब है, ये लिटिल फिंगर। तो रेडियस इज टूवर्ड्स द थंब वेयर एज अल्ना इज टूवर्ड्स द लिटिल फिंगर, अल्ना लिटिल फिंगर की तरफ होती है। ठीक है, ये अल्ना, ये रेडियस। उसके बाद ये आते हैं कार्पेल्स। कार्पेल्स मतलब रिस्ट बोन, कार्पेल्स मतलब आप क्या कह सकते हो, ये रिस्ट बोन है, जो ये है रिस्ट हमारी, यहाँ पर जो बोन्स होती हैं 8 होती हैं रिस्ट बोन्स। उसके बाद आते हैं मेटाकार्पल्स, ये जो पोर्शन है ये मेटाकार्पल्स इसके अंदर आता है, पाम बोन्स कह सकते हो। मेटाकार्पल्स क्या है, पाम, ये पाम। तो 1 2 3 4 5 होती हैं पाम बोन्स। और उसके बाद आती हैं फेलेंजेस, इनको गिनेंगे 1 2 3 4 14, पूरी 14 ये हैं, गिनेंगे आप, इस सब में 3 3 और थंब में 2, तो 14 हो गई, ये फेलेंजेस हैं। ठीक है, तो कार्पेल्स 8, मेटाकार्पल्स 5 पाम बोन, और फेलेंजेस ये उंगलियों के पोर्शन, ये उंगलियां, इनमें जो बोन्स होती हैं उनका नंबर होता है 14। कितना होता है? 14। तो टोटल नंबर अगर आप गिनिए लिम्ब बोन्स में, आपसे कहा था कि सभी लिम्ब्स में चाहे वो हाथ हो चाहे पैर हो 30 बोन्स होती है, गिन के देख लेते हैं। तो ये 14 फेलेंजेस, मेटाकार्पल्स 5, कितने हो गए? 19, और 8 कार्पेल्स कितने हो गए? 27। उसके बाद 28, 29, 30, 1 2 3 और बाकी 27 ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 30 बोन्स। दोबारा से गिन लीजिए आप अपने हिसाब से। तो 1 2 3, 8 कार्पेल, 5 मेटाकार्पेल और 14 फेलेंजेस
सबको मिलाएंगे तो 30 बोन्स आएंगी आपके हाथ में, और इनको जोड़ने वाली 2 गिल्डल बोन्स होती हैं, स्कैपुला एंड क्लेवाइकल। ऐसे दूसरे हाथ में भी सेम ही होता है। तो 30 बोन लिम्ब्स में आ गई, ऐसे पैर में भी 30 बोन्स होंगी जैसे हाथ में 30 बोन्स हैं। अब अगर हम बात करें कार्पल्स की, उतना डीप में जाके वैसे तो जनरली पूछा नहीं जाता, पर कार्पल्स की बात आई है, एनसीईआरटी भी कार्पल्स को लिखता है, तो वी शुड नो द नेम ऑफ ऑल द कार्पल्स। ये कार्पल्स 4-4 के पेयर में अटैच्ड, पेयर क्या 4-4 में अटैच्ड होते हैं 2 रोज में, 4 इन दिस प्रॉक्सिमल रो एंड 4 इन डिस्टल रो। पहले 4 जो हैं वो ये हैं स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्रिस्टल एंड पाइजीफॉर्म। उसके बाद जो हैं वो ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। ये 8 कार्पल्स हो गए, उनके नाम हो गए। अगर आप देखिए तो S, L, T, P, T, T और C और H ऐसे लिख लें हम। स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्रिस्टल, पाइजीफॉर्म, ये पहले की रो में ये चारों। फिर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट, ये नीचे की रो के कार्पल्स हो गए। तो अगर आपको इसका शॉर्ट फॉर्म भी चाहिए तो आप याद कर सकते हो इसको, श्याम लाल टिंडे पकाओ टिंडे तो कच्चे हैं। श्याम लाल टिंडे पकाओ टिंडे तो कच्चे हैं, इससे आपको याद हो जाएगा ऊपर की रो नीचे की रो का, मगर इंडिविजुअली याद रहे तो बेटर है। श्याम लाल टिंडे पकाओ टिंडे तो कच्चे हैं, यू कुड रिमेंबर इट इन दिस वे। वैसे एक अंग्रेजी वाला भी है तो हिंदी वाला है, एक इंग्लिश वाला भी फॉर्मूला है, शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, करना नहीं है, याद करने के लिए। शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, या सबसे अच्छा तो मुझे लगता है श्यामलाल टिंडे पकाओ टिंडे तो कच्चे हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी आसानी से याद हो जाता है, उसमें बहुत ही बढ़िया रहता है। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में भी अगर आप चाहें तो अलग से लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो स्केफॉइड होता है ना, ये बोट शेप्ड होता है। कैसा होता है? बोट शेप्ड। बोट शेप्ड, जो बोट होती है लगभग वैसे शेप का होता है। यहाँ मैंने शेप को उतने कायदे से नहीं बनाया, मगर स्केफॉइड बोट शेप। ल्यूनेट, एज द नेम इंडिकेट, ल्यूनेट मतलब मून जैसा, हाफ मून शेप्ड होता है। ल्यूनेट क्या होता है? हाफ मून शेप्ड ल्यूनेट। ट्राइक्रिस्टल ये वेज शेप्ड होता है, वेज शेप्ड, वेज शेप्ड। पाइजीफॉर्म, इसका नाम ही है पाइजीफॉर्म, पी जैसी फॉर्म वाला, मतलब ये पी शेप्ड होता है और स्मॉलेस्ट होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कार्पेल इज पाइजीफॉर्म विच इज पी शेप्ड। स्मॉलेस्ट कार्पेल पाइजीफॉर्म, इट इज पी शेप्ड। मटर के दाने जैसा होता है, छोटा सा ही होता है। ठीक है। ट्रेपेजियम जो होता है ये वाला, इट जॉइंस विद मेटाकार्पेल ऑफ थम। ये मेटाकार्पेल ऑफ थम से जुड़ता है, बाकी सब शेयर होते हैं मगर ये अकेला थम के साथ जुड़ता है। इसका मतलब ये वाला जो हो गया ना, ये ट्रेपेजियम हो गया, ये कह लीजिए आप, ये अकेले थम से जुड़ता है, तो ट्रेपेजियम जॉइंस विद थम। कोई अगर पूछे तो ट्रेपेजियम, ये भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये जो कार्पेल है दैट जॉइंस द मेटाकार्पेल ऑफ थम, लिख लिया होगा आपने। उसके बाद ट्रेपेजॉइड, नाम ही बता रहा है कि ट्रेपेजियम जैसा शेप होगा, इसलिए ट्रेपेजॉइड। कैपिटेट की बात करें तो ये लार्जेस्ट कार्पेल है, सबसे बड़ा कार्पेल तो पता ही होना चाहिए, लार्जेस्ट। कैपिटेट लार्जेस्ट है और पाइजीफॉर्म स्मॉलेस्ट है। कैपिटेट लार्जेस्ट एंड पाइजीफॉर्म इज स्मॉलेस्ट कार्पेल। और इसका नाम हेमेट है क्योंकि हेमेट में क्या होता है ना, हुक लाइक प्रोसेस होता है, इसमें हुक लाइक प्रोसेस अराइज फ्रॉम इट। तो हुक लाइक प्रोसेस ऐसे निकला होता है, बनाया नहीं, ऐसे हुक की तरह प्रोसेस में से निकला होता है, हुक लाइक प्रोसेस, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हेमेट। क्या पड़ गया? हेमेट। ठीक है। तो स्केफॉइड, बोट शेप, ल्यूनेट, हाफ मून शेप, ट्राइक्रिस्टल, वेज शेप, पाइजीफॉर्म, पी शेप्ड एंड स्मॉलेस्ट कार्पेल। ट्रेपेजियम joins the metacarpal of thumb, trapezoid, trapezium shaped. Capitate is the largest carpel and hamate has hook-like process which arise from it, so that it is known as, so it's known as hamate. तो श्यामलाल टिंडे पकाओ टिंडे तो कच्चे हैं, इससे आपको ये सारी बातें भी याद हो गई। और जितने भी तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो सारे के सारे आप इस डायग्राम से समझ जाओगे बिल्कुल। ठीक है, उसमें कोई बात ही नहीं है। अब बात करते हैं पेल्विक गिर्डल एंड लिम्स बोन की। पेल्विक गिर्डल और लिम्ब बोन्स, उनके बारे में बात करते हैं। तो ज़रा इधर देखिए आप, तो यहाँ पर ये तो सैक्रम
और कॉकेक्स है, ठीक है, सैक्रम एंड कॉकेक्स। सैक्रम और कॉकेक्स है और ये है कॉक्सल बोन। ये रेड, ब्लू और येलो, ये तीनों मिला के कॉक्सल बोन बन रही है डियर। तीनों मिला के क्या बन रही है? कॉक्सल बोन। असल में कॉक्सल बोन या इनोमिनेट बोन कहते हैं। ये 3 बोन तो हैं पर इतनी अच्छी तरह फ्यूज़ हैं कि इनको एक बोन माना जाता है, इसीलिए जो पैरों के गिडल बोन है वो एक है, एक कॉक्सल, 6 नहीं, 6 नहीं, 1 कॉक्सल बोन। एंड दिस 1 कॉक्सल बोन कंप्राइजेज इलियम प्लस प्यूबिक प्लस इस्कियम। इलियम, प्यूबिक और इस्कियम मिल जाती हैं, तीनों को मिला के बोला जाता है कॉक्सल बोन। ध्यान दीजिएगा, बार बार आप इस डाउट को पूछते हैं कई सारे बच्चे पढ़ाने के बाद भी कि भैया ये तीनों मिला के, तीनों अलग अलग बोन हैं, उनके नाम भी अलग अलग हैं, पर वो इतनी अच्छी तरह फ्यूज़ कर गई हैं आपस में कि उन्हें एक ही बोन जो है गिना जाता है, 3 बोन नहीं गिना जाता। जब बॉडी की 206 बोन हम काउंट करते हैं तो इन तीनों को मिला के 1 बोन ही कहते हैं, क्योंकि इनका फ्यूजन बहुत इंटीमेट है, अच्छी तरह से है, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के कॉक्सल या इनोमिनेट बोन। ये गिडल बोन है, एक पैर के लिए एक गिडल बोन, एक पैर के लिए एक कॉक्सल, दूसरे पैर के लिए दूसरी कॉक्सल। तो 2 कॉक्सल बोन हो गई पैरों को जोड़ने के लिए, दोनों पैरों को। इसीलिए पैरों को जोड़ने वाली टोटल गिडल बोन्स कितनी होती हैं? 2, ना कि 6 नहीं गिनना है, ठीक है। ये देखिए, ये है इलियम, ये है प्यूबिक और ये है इस्कियम। जहाँ पर ये तीनों बोन मिलती हैं, जहाँ पर ये तीनों बोन मिल रही है, देख रहे हो, वहाँ पर ये कैविटी बन जा रही है जिसे कहते हैं एसिटेबुलम। और एसिटेबुलम वही कैविटी है जिसके अंदर ये फीमर का हेड जाके जुड़ता है। जैसे ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड जुड़ता था, वैसे ही एसिटेबुलम में फीमर का हेड जुड़ता है। एंड माइंड इट कि ये जो एसिटेबुलम है दैट इज फॉर्म्ड वेयर ऑल दी 3 बोन्स आर यूनाइटेड, दैट मीन्स इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिक बोन। जहाँ तीनों मिलती हैं, अगर आप देखो तो इस कैविटी को तीनों बोन मिलके बना रही हैं फ्यूज़ करने के बाद। हालांकि फ्यूज़ करने के बाद एक ही कहते हैं हम इनको, बार बार बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब प्यूबिक बोन जहाँ बीच में जुड़ती है वो यहाँ पर जुड़ जाती है, तो जो इसका जॉइंट होता है उसे हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या कहते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस, विच इज़ अ कार्टिलेजिनस जॉइंट। और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को डायलेट करने के लिए फीमेल्स में रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग दी चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के समय रिलैक्सिन हार्मोन होता है और प्यूबिक सिम्फाइसिस को थोड़ा सा डायलेट कर देता है, और जिससे चाइल्ड बर्थ में आसानी होती है, बोन थोड़ी सी हट जाती है, ठीक है। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, जॉइंट ऑफ प्यूबिक बोन। यहाँ अगर आप देखिए तो इस्कियम बोन, इस्कियम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है इन तीनों में, और जब हम बैठते हैं तो हमारी बॉडी का पूरा वेट इस्कियम पे फॉल करता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है इन तीनों कॉक्सल बोन में, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इज इस्कियम। एंड व्हेन वी सिट डाउन, ऑल द वेट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट फॉल्स अपॉन इस्कियम, ये उसको सपोर्ट करके रखती है। और आप जानते हो कितनी स्ट्रांग होगी, इस बात से पता लग रहा है। इस्कियम में ऑब्टुराटर फोरामन होता है, कैविटी है, गैप है, जिसमें आर्टरी, वेन वगैरह पास होती है, इन्हें हम कहते हैं ऑब्टुराटर फोरामन, ठीक है। तो ये बात हो गई कॉक्सल बोन की, किन 3 बोन्स की बनी है, और उसके अंदर जो कैविटी है दैट इज एसिटेबुलम इन विच द हेड ऑफ फीमर फिट्स इन। तो ये देखिए फीमर आ गई, ये फीमर का हेड है जो फिट हो रहा है एसिटेबुलम में, ठीक है। पैर की बोन फीमर, फीमर से यहाँ टीबिया और फिबुला अटैच हो रही है, बल्कि यूँ कहें कि केवल टीबिया अटैच हो रही है, फिबुला नहीं। फीमर से टीबिया अटैच हो रही है मगर फिबुला अटैच नहीं हो रही। फिबुला में एक प्रोसेस है जिसे स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं? स्टाइलॉइड। इस प्रोसेस की मदद से ये फिबुला टीबिया से जुड़ जाती है। ये फिबुला किससे जुड़ रही है? टीबिया से। मगर ये फिबुला फीमर से नहीं जुड़ रही, ये हाथ की तरह नहीं है। हाथ में तो दोनों जुड़ रही थी, अल्ना और रेडियस ह्यूमरस से, मगर पैरों में फीमर से केवल टीबिया जुड़ रही है। फिबुला टीबिया से जुड़ रही है पर फीमर से नहीं जुड़ रही, और क्योंकि जुड़ नहीं रही तो अजीब सा पैटर्न बनेगा देखते हुए उभरा हुआ। उसको छुपाने के लिए ऊपर से एक कैप लगा दी गई, नी कैप, जिसे कहते हैं पेटेला। ये ऊपर वाले ने नी कैप लगा दिया आगे, घुटने जिसे कहते हैं पैर के, तो ये अलग से एक बोन आ गई पेटेला या नी कैप, जो इन तीनों के जॉइंट को ऐसे कवर करके रखती है, दिखाई नहीं देता यहाँ पे, तो ठीक ठीक लगता है थोड़ा, ठीक है। तो अब इसके बाद जब ये जुड़ती हैं आके, तो ये जुड़ती हैं किससे? टार्सल से। जैसे कार्पेल्स होते हैं 8, ये कार्पेल्स हैं, रिस्ट बोन।
वैसे ही पैरों के जो ये बोन्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं टार्सल्स। क्या कहते हैं? टार्सल्स। टार्सल्स एंड टार्सल्स आर 8 इन नंबर। टार्सल कितने होते हैं? सॉरी, टार्सल्स आर 7 इन नंबर। उसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे डायग्राम में लिखा हुआ है। ये टार्सल क्या होते हैं? कैलकेलियम, टालस, क्यूबॉइड, नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म 3 होते हैं, 3, 1 2 3, 3 क्यूनिफॉर्म, एक नेविकुलर 4, क्यूबॉइड 5, कैलकेलियम 6, टालस 7। तो 7 टार्सल्स होते हैं पैरों में और इनके नाम है कैलकेलियम, टालस, क्यूबॉइड, नेविकुलर एंड क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म आर 3 नंबर, तो इसके लिए कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार गुनगुनाइएगा, अपने आप याद हो जाएगा। कैलकेलियम, टालस, क्यूबॉइड, नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म। कैलकेलियम, टालस, क्यूबॉइड, नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म एंड क्यूनिफॉर्म आर 3 नंबर दैट कम्स टू द टोटल ऑफ 7। तो 7 टार्सल्स यहाँ पर होते हैं और उसके बाद ये मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस बनी हुई हैं। अब आप कहोगे पैरों में तो फिर 30 पूरी कैसे होंगी? टार्सल जो है 7 हो गए, 8 नहीं है, 8 कार्पेल थे। क्यों 7 टार्सल से भी 30 क्यों पूरी होती है? क्योंकि यहाँ पे एक नई बोन ऐड हुई है, पेटेला, नी कैप। तो अब गिन के देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4, 4 हो गई यहाँ पे, ठीक है। 4 के बाद ये 7 टार्सल्स, ठीक है, कितने हो गए? 11। और 11 के बाद 5 मेटाटार्सल्स, कितने हो गए? 16, ठीक है। और 16 के बाद 14 फेलेंजेस। 14 उंगलियां पैर में भी होती हैं, अंगूठों में 2, बाकी सब में 3-3। तो आप जोड़ेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा? 30। इसका मतलब 14 + 5 19, 19 + 7 26, 27 28 29 एंड पेटेला 30। तो पैरों में भी कितनी बोन्स हो गई? 30 बोन्स हो गई टोटल, ठीक है। तो ये टार्सल्स भी याद रखिएगा, आप जानते ही हैं। क्या खास है, क्या क्वेश्चन आते हैं वो बता देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो टीबिया फिबुला को कौन सपोर्ट कर रहा है? टालस। इसका मतलब टालस वो टार्सल है विच सपोर्ट्स टीबिया एंड फिबुला, और यू कुड से टीबिया एंड फिबुला दे अटैचेस विद टालस। एंड कैलकेलियम इज द हील बोन। ये हील है जो नीचे एड़ी है हमारी, जिससे हम बायपेडल हो पाते हैं। हील हटा दो तो मुश्किल होता है बायपेडल होना। तो कैलकेलियम हील बोन, आप चाहो तो एक हील बोन पे भी पूरी बॉडी का वेट रख सकते हो, दोनों पे तो रख ही सकते हो। कितनी मजबूत होगी आप समझ सकते हो। तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो यहाँ पर बोन है ना, टार्सल बोन की अगर हम बात करें तो कैलकेलियम है या हील बोन है, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ हील। हील की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है ये कैलकेलियम। बाकी और उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यूबॉइड, नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म वो 3 है। परंतु हाँ, कैलकेलियम और टालस की इंपॉर्टेंस बनती है, उसे याद रखिएगा। टालस गिव्स अटैचमेंट टू टिबिया एंड फिबुला, whereas कैलकेलियम इज द हील बोन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टार्सल बोन इज कैलकेलियम। आप पूरी बॉडी का वेट केवल एड़ियों पे रख सकते हो, कैलकेलियम पे रख सकते हो। इतनी भारी बॉडी होती है लोगों की, 50-60 किलो, 80 किलो, मुझे देख लीजिए 80 से ज़्यादा। पर एक हील पर भी मैं अपने वेट को बहुत देर तक रख सकता हूँ। आपको हील तो नहीं दिखाई दे रही, पर एक हील पे ही खड़ा हूँ मैं अभी, ठीक है। तो इतनी मजबूत ये बोन होती है, आप समझ सकते हो कितनी मजबूत है। तो इस तरह से ये सारे बोन्स के टाइप भी डियर क्या होते हैं? ख़त्म होते हैं। पहले हमने एक्सियल स्केलेटन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ा, उसमें गिर्डल बोन्स पढ़ी और लिम्स बोन पढ़ी। सभी में हाथ या पैर में 30 लिम्स बोन होती हैं, ठीक है।